तो कहता है पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपके पास केसी की वैल्यू लार्ज है किस रेशो से, जो आपके पास रेशो है, फॉर एग्जांपल रेशो कौन सी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स होती है। तो अगर तो ऐसा है तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है बेटा वो क्या होगी, फॉरवर्ड। और अगर तो बेटा केसी एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू स्मॉलर है किससे, रेशो से, तो इस केस में जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा, रिवर्स। और अगर बेटा केस 3 है, केसी की वैल्यू इक्वल है किससे, रेशो से, तो इट मींस कि आपका जो रिएक्शन है वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। आपने ये छोटे से 3 पॉइंट बस याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप तो उसमें आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या आता है जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन किस एक्सटेंट तक फॉरवर्ड या किस एक्सटेंट तक वो रिवर्स है, या वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, किसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, एंड सो ऑन। मल्टीपल चीजें हम देखेंगे, कांसेप्ट सिर्फ एक छोटा सा ही होगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में बेटा 3 केसेस होंगे। अगेन उसी तरह से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हेन केसी इज वेरी लार्ज। अगर तो केसी लार्ज है तो क्या होगा, केस नंबर 1 है केसी इज वेरी लार्ज। केसी वेरी लार्ज है तो फिर क्या होगा बेटा, इट मींस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा होंगे, यानी कि कहता है रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा केसी की वैल्यू लार्ज मिलेगी। दूसरी बात अगर करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा, दूसरी बात करें तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा, ठीक है। और ऐसे कह लें कि मैक्सिमम क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होने का मतलब है कि इस केस में प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्रोडक्ट स्टेबल है। अगर तो प्रोडक्ट स्टेबल ना होते तो क्या वो ज्यादा होते, कभी भी नहीं, वो तो रिवर्स हो जाता। तो इसलिए ये तमाम पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल में मैं एक लिखता हूं, यहाँ पर ओजोन है। ओजोन की डिप्लीशन अगर आप देखें तो इसमें ये आपके पास 3O2 में जा रहा है, तो इस केस में अगर आप देखें तो ओजोन क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका जो केसी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू काफी लार्ज है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आई थिंक सो 10⁵55 है। तो अगर तो इसकी वैल्यू 10⁵55 है, केसी लार्ज है, तो इट मींस कि ये इसके जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल है और इसके जो रिएक्टेंट्स हैं ये अनस्टेबल है, इसीलिए तो ये किसमें जाना शुरू हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं, व्हेन केसी इज स्मॉल, when Kc is very small, Kc आपका बेटा स्मॉल है, तो तमाम बातें उसी तरह से, अगर ये फॉरवर्ड में है तो वो क्या होगा आपके पास, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन, बेटा वो कंप्लीट नहीं हो सकता ना, क्योंकि केसी बहुत स्मॉल है, वो आपके प्रोडक्ट्स वेरी नेक्स्ट दोबारा किसमें चले जाएंगे, रिएक्टेंट्स में चलेंगे, तो आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इस केस में जो आपके प्रोडक्ट हैं वो अनस्टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अनस्टेबल। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होंगे, नॉर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल में HF की डिसोसिएशन आती है कि अगर आप HF को डिसोसिएट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे, ये H2 और F2 में 10 की रेज पर यहाँ पर -13 आई थिंक सो Kc इसकी वैल्यू माइनस में वैल्यू है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि आपके ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो ये दोबारा से वापस इसमें आ जाता है HF में और रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होता। थर्ड कंडीशन है जब दोनों Kc
की वैल्यू जो है वो इंटरमीडिएट होती है, Kc की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इंटरमीडिएट होती है। क्या कुछ होता है, Kc इज इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू है तो आपका जो रिएक्शन है वो फेवरेबल होगा इन बोथ डायरेक्शन, वो बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डिपेंड्स कि आप उसके ऊपर फर्दर कौन सी कंडीशन जो है उसको पुटअप कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपने ये बातें सीखनी है तो हम कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, तो वो आपको ज्यादा हेल्प आउट करेंगे इन चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करने में। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ, ए ऑप्शन लिख रहा हूँ 10 की रेज पावर 15 लिख देता हूँ पॉजिटिव में, या माइनस में भी मेंशन कर लेते हैं, 10 की रेज पावर लिख लेते हैं, ओके, माइनस 15, बीटा है 10 की रेज पावर -1, चार्ली है 10 की रेज पावर 2 एंड डेल्टा है 10 की रेज पावर +15। ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है। कितनी ऑप्शंस गिवन है, चार। जी बेटा सुमैया क्या क्वेश्चन है बेटा? सर जो आपने दो केसेस लिखवाए हैं यहाँ पे, हाँ जी, कि केसी इज वेरी लार्ज एंड केसी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सर बुक में थर्ड केस मेंशन है कि केसी इज स्मॉल एंड रिएक्शन विल नॉट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो ये वाला है, वो इंटरमीडिएट वाला केस है ना, वो फॉरवर्ड होगा ना रिवर्स होगा, वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड्स कि आप उसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी नवेरा बच्चे करें क्वेश्चन। Sir, in the third example, when Kc is intermediate, then the reaction is at equilibrium? Yes, you can say that reaction is in equilibrium, but favorable in both direction. Here, both cases are in equilibrium. Okay, but the more favorable in the forward direction in case of this, and in case of this, most favorable in reverse direction. ठीक है, ये तमाम ही जो हमारे पास है ये है तो equilibrium में ही है, लेकिन हमने देखना है किस में ज्यादा favorable toward forward और reverse है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, सर ये रेशो का क्या मतलब है? रेशो किस चीज की रेशो, ये मुझे समझ नहीं आई। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की जो रेशियो होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वो केसी नहीं हुआ? हाँ ये मैं भी आपको बताऊंगा, केसी नहीं होता वो। अच्छा ठीक। ठीक है, वो रेशियो होती है, केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स जो है ना कांस्टेंट होता है, और ये होता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जिसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, उसी को हम आगे ली शेट्टिव के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बच्चे, और क्या क्वेश्चन है? जी बेटा करें, रिमशा क्वेश्चन करें। सर ये जो आपने लिखा है केसी इज इक्वल टू 10 पावर 55, सर ये कहाँ से आई वैल्यू, क्या है सर ये जस्ट वैसे ही मैंने एक एग्जांपल कोट की है कि अगर इसकी केसी की वैल्यू इतनी लार्ज है तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब है फॉरवर्ड होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट होंगे, ये स्टेबल होगा। समझ आई बात की? सर अगर माइनस में होगी तो वो जो है कैसे इस्तेमाल होगा उसकी वैल्यू जो, और के मतलब पॉजिटिव में होगी तो सर वो कैसे जो है वो लार्ज होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक हो, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिखी हैं, 10 is power -15, 10 is power -1, 10 is power 2 and 10 is power 15। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिख दी ना। अब मुझे बताएं इनमें से केसी की वैल्यू सबसे लार्ज कौन सी बनी? केसी की वैल्यू लार्ज जो है डी है सर, डेल्टा ऑप्शन। समझ आ रही है? स्मॉल कौन सी है? 10 is power -15। अब हमने इसमें यहीं से क्वेश्चन निकालने और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप में से बच्चे मुझे बताएं जी, मैं कहूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट किसमें होंगे? शाबाश, को बता सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट? तो डेफिनेटली शाबाश आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बोलें जी इस बाहर। सर डेल्टा में, क्योंकि केसी लार्ज है ना। ओके, बाकी बच्चे सुनते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर जरा एक और बात सुन ले, कहता है मोर टाइम फॉर इक्विलिब्रियम किसको चाहिए होगा? ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मोर टाइम फॉर इक्विलिब्रियम, जी शाबाश, कोई पार्टिसिपेट करें? अल्फा। हाँ, इसमें तो इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसी वक्त रिवर्स हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस में ज्यादा टाइम लेगा एस्टैब्लिश होने में? उसकी ऑप्शन कौन सी होगी? शाबाश, डेल्टा। डेल्टा होगी सर। ठीक हो गया, डेल्टा ऑप्शन होगा।
और अल्फा में क्यों नहीं होगा? बेटा वो तो देखे ना, वो तो है ही बहुत कम है, वो तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम आएगा और रिवर्स हो जाएगा, कहानी खत्म, वो तो घूमता रहेगा, रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ज्यादा टाइम लेगा, जिसका केसी बड़ा होगा उसको उठाकर इक्विलिब्रियम तक आने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, केसी एक्सप्रेशन की लेकिन सर वो जिसके बहुत बड़ा होगा केसी, वो तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करते जाएगा, और इसका बहुत छोटा को वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता जाएगा। हम देख रहे हैं फॉरवर्ड मूव करेगा ना, अब फॉरवर्ड अचीव करने के लिए पहले आपको क्या अचीव करना पड़ेगा, उसका केसी तक लेकर आना पड़ेगा ना, तो कितना टाइम लगेगा उसको इक्विलिब्रियम अटेन करने में? तो जल्दी नहीं आ जाएगा जब क्या कहते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत तेज जाता है। बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बात करें इक्विलिब्रियम अचीव करने में टाइम किसको ज्यादा लगेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वैल्यू ही ये है, मैं कह रहा हूं किसको ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने में। डेफिनेटली जिसकी केसी वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए इक्विलिब्रियम अचीव करना मुश्किल होगा, ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ मिनिमम प्रोडक्ट किसमें होंगे? शाबाश, मिनिमम प्रोडक्ट बीटा बीटा में से जिसकी सर वैल्यू अल्फा में, सबसे कम, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी है? अल्फा अल्फा, शाबाश। अच्छा, स्टेबल प्रोडक्ट किसमें होंगे? डेल्टा में, डेल्टा शाबाश शाबाश। और स्टेबल रिएक्टेंट्स किसमें होंगे? अल्फा में, ओके, अच्छा जी, मुझे बताएं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन प्रोडक्ट किसमें होगा? प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें होगा? डेल्टा में, वेरी गुड, जो स्टेबल होंगे। आसान बात है ना, आप समझ गए कि वो सिर्फ स्टेटमेंट को वेरी कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन रिएक्टेंट किसमें होंगे? अल्फा अल्फा में, मैक्सिमम फॉरवर्ड कौन सा होगा? डेल्टा। और मिनिमम डेल्टा। फॉरवर्ड कौन सा होगा? सर अल्फा। समझ आ गई बातें? अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करेगा, बाकी डाउन करें। सर ये मोर टाइम फॉर इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्लेन कर दे दोबारा। देखिए इसमें ज्यादा बेटा, टाइम। ये देखो, ये एक किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू है 10 इज पावर 55, बड़ी हाई वैल्यू है ना। आपका रिएक्शन यहाँ से उठा और ये इसने अचीव किया, एक वैल्यू यहाँ पर है, केसी की वैल्यू कम है, जैसे मैं कहता हूँ केसी की वैल्यू कितनी है जी, 2 है। अब यहाँ से मुझे बताएं इसको अटेन करना आसान है कि इसको अटेन करना आसान है? डेफिनेटली केसी को जिसमें वैल्यू कम है अटेन करना क्या है, आसान है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो मैंने पूछा कि किसके लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा? बेटा जिसका केसी एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। ठीक हो गया, उसको यहाँ से उठकर यहाँ तक आना है तो ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा, ऐसे याद रखिए। सर बी फिर सबसे कम टाइम लेगा जी, जिसकी केसी वैल्यू सबसे, देखें इसीलिए तो वो कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन क्या होता रहता है, उसने फटाफट इक्विलिब्रियम अटेन किया, रिवर्स हो गया। ठीक है सर मैक्सिमम टाइम जो है वो डेल्टा और मिनिमम टाइम अल्फा लेगा। अल्फा लेगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके सर। लो जी, इक्वल नहीं लेंगे टाइम? नहीं इक्वल टाइम क्यों लेंगे? इक्विलिब्रियम अटेन करने में डिफरेंस होगा। तीन रूल्स है बेटा, सर ये जो केसी और जो हमारे पास जो वो है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की जो रेशियो है सर, इसका डिफरेंस दोबारा बता दें। अभी मैं बताता हूँ, आगे अभी नेक्स्ट को ही पढ़ने लगे हम। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास है ली शट्टी प्रिंसिपल, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें क्या हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, इसका नाम ही बता रहा है कि इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, ये बेसिकली उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता रहा होता है। किसको बता रहा होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को। जो केसी वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ओके, उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कि वो फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। तो दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरी हम जो यूज करते हैं वो है आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
अच्छा बेटे, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जी नूरुल हुदा, आपका क्वेश्चन है तो मुझे बता दें अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। ओके सर। अच्छा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज भी मैं लिखता हूं, वे ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके लिखने पे भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर बाय द वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर फैक्टर आपके पास टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करते हैं। और इसी को हमने पढ़ना है। केसी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, केसी की वैल्यू वही रहती है। जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर केसी की वैल्यू होती है वो वही रहती है। आप क्या करते हैं, कहते हैं ली शेल्टर के अंदर कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो बेटा वो क्या करता है, उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की कोशिश करता है। किस तरह करता है कि वो अपना केसी अटेन करता है। केसी अटेन कैसे करता है? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करके। आया वो फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करता है टू अटेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। ठीक हो गया जी। आपने क्वेश्चन किया बेटा। Yes, sir. My question is that in equilibrium constant, the temperature, does it remain 25 degrees Celsius? आपने अगेन क्वेश्चन कीजिएगा। Sir, my question is that in equilibrium constant, right, the temperature, does it remain at 25 degrees Celsius? नहीं, it means कि if you vary the temperature, then the value of constant expression Kc also varies या changes with respect of temperature। ठीक है, टेम्परेचर की वेरिएशन से इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो वेरी करेगा। So in both the equilibrium situations, the temperature keeps on changing? हाँ, डेफिनेटली वो भी उसके साथ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। Okay, thank you. अच्छा जी। जी बेटा रफाकत, आपका क्वेश्चन क्या है? सर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है सर, समझा दे जरा। इक्विलिब्रियम पोजीशन है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। आपने बेटा वो QC पढ़ा होगा, वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, इसमें जो कंसंट्रेशन है उनके अंदर मैं क्या चेंज लेकर आ रहा हूं, प्रेशर से इनके अंदर क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम से इनके अंदर क्या चेंज आएगा, रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, क्या चीज किस तरह से चेंज होगी, वो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें जरा थोड़ा सा आगे इसको मूव करते हैं, फिर चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें हम ली शेल्टर प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो ली शेल्टर प्रिंसिपल कहता है, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें, अगर आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस सिस्टम को वो सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा कि आपका लगाएगा स्ट्रेस उसको नलिफाई करेगा। वो स्ट्रेस किस तरह का हो सकता है बेटा? केमिकल इक्वेशंस में वो टेम्परेचर हो सकता है, वो कंसंट्रेशन हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है और वो वॉल्यूम हो सकता है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। तो इनमें मैं आपको छोटे-छोटे शॉर्टकट बताऊंगा, बस आपने उसको पूरा बहुत ज्यादा लंबा स्टडी करके भी उस पॉइंट पे निकलेंगे तो हम यहाँ पर जस्ट उसके शॉर्टकट को सीखेंगे ताकि उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी सेव हो। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जी, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो बहुत सिंपल है, आपने इसको इतना ही याद रखना है, अदरवाइज आप पूरी लाइंस पढ़ते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कंसंट्रेशन, अगर तो मैं यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड चला जाएगा, और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो वो रिवर्स आ जाएगा। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, तो बाकी वाइस वर्सा कर
यानी अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स को कम करता हूँ तो फॉरवर्ड की बजाय क्या हो जाएगा, रिवर्स, और अगर मैं प्रोडक्ट को कम करता हूँ तो रिवर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, यानी अगर आप रिएक्टेंट्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिवर्स होगा, और अगर आप प्रोडक्ट को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो आपके पास बेटा फॉरवर्ड होगा। ये 4 पॉइंट आप याद रख लेंगे तो स्टोरी एंड हो जाएगी। ये आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ जो आपके पास होता है प्रेशर। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एमसीक्यू कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी, अगर आप इस केस में फॉर एग्जांपल आपकी बुक की एग्जांपल ही इंपोर्ट कर लेते हैं, इसमें तो ऑक्सीक्लोराइड है, या एक और एग्जांपल बनाता हूं, N2 plus 3H2 2NH3। इसमें मुझे बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में वैल्यू लिखी हुई है। मैं कहता हूं अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस, देन क्या होगा, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने प्रेडिक्ट करना है। तो बेटा जब भी प्रोडक्ट को डिक्रीज करते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट को डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो यहां पर आप लिख देंगे फॉरवर्ड। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज कर देता हूं, कोई एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट्स के इंक्रीज करने से भी क्या होगी, फॉरवर्ड। तो इस केस में भी क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। एंड सो ऑन, आप चारों ऑप्शन मेंशन करके चारों तरह से इनके पॉइंट्स को बना सकते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर तो हम देखें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम वाले में किस तरह से करना है। तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं आपको यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट समझाऊंगा। तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ना। तो प्रेशर वाला जब आप सीख जाएंगे तो आप अंडरस्टूड है वॉल्यूम वाला उसके उल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेशर वाली बात। तो प्रेशर वाली जो बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा गैसेस पे। किस पे एप्लीकेबल होगा, गैसेस पे। अगर आप इसको सॉलिड लिक्विड के लिए लिखना चाह रहे हैं तो उस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले मैं लिख दूं किन पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा ना। तो बेटा ये ओनली फॉर गैसेस होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे तो इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखेंगे। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 2HF है, ये दोनों बेटा डिसोसिएट होकर H2 और I2 बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो आंसर होगा बेटा नो इफेक्ट। क्या आंसर होगा इसका जी, नो इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा N 0 है, या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है। तो इसलिए इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, किस पे इफेक्ट होगा और कैसे इफेक्ट होगा, उसके लिए आप देखें। मैं यहाँ पे बच्चों को बताता हूं, आप इतना याद रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज, लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव कर देगा। प्रेशर बढ़ाने से लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव कर देगा। जैसे यही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, N2 H2 और NH3 है। ये देखिए N2 है, 3H2 है, 2NH3 है। अगर मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो कहां जाएगा, मैंने क्या ट्रिक सिखाया, लोअर नंबर ऑफ मोल्स। तो लोअर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, प्रोडक्ट के। तो इट मींस कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो किसमें चला जाएगा, रिवर्स। तो आप सिर्फ एक पॉइंट याद रखेंगे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन गोज टुवर्ड्स द लोअर नंबर ऑफ मोल्स। किसकी तरफ जाएगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स। बस इतना याद रख लें। तो ली शैल्टियर प्रिंसिपल में
प्रेशर और वॉल्यूम वाली कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ी सी और बातें। अगर मैं यहां पर लिखूं PCl 5 है, एमसीक्यू देखें, PCl 5 है, इसकी डिसोसिएशन हो रही है PCl 3 और Cl 2 में। अब कहता है प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स या इक्विलिब्रियम में रहेगा, व्हाटएवर जो भी है। तो बेटा मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया वो ट्रिक से लिखना है, प्रेशर इंक्रीज लोअर नंबर ऑफ मोल्स। यहां क्या पूछ रहा है, प्रेशर डिक्रीज, तो इधर क्या होगा, हायर नंबर ऑफ मोल्स। उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कहां जाएगा, हायर नंबर ऑफ मोल्स। हायर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट में, तो डायरेक्शन क्या होगी, एफ, यानी कि फॉरवर्ड होगी। डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, अगर मैं यहां पर प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो डायरेक्शन क्या होगी, शाबाश, प्रेशर इंक्रीज, लोअर नंबर ऑफ मोल्स। लोअर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट्स के, तो बेटा क्या डायरेक्शन हो जाएगी, रिवर्स। ओके, मैं इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, सिस्टम इस तरह से बिहेव कर रहा है कि अपनी डायरेक्शन को, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव कर रहे। ठीक हो गया बात। अच्छा, यहां तक देख लें। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ डिस्कस कर लें, आगे हम इसको थोड़ा मजीद इसी प्रेशर और वॉल्यूम वाले को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जी वकार बच्चे। Sir, what's the relationship between pressure and volume? I think it's if pressure increases, then volume decreases. Volume decreases. Okay. The inverse. Okay. जी, definitely both are inverse. Okay, बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, बात दफा होता है कि आपको वो इक्वेशन नहीं देता। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, वो इक्वेशन नहीं देता, वो आपको केसी एक्सप्रेशन दे देता है। फिर क्या करेंगे, अब उसमें तो नहीं लिखा हुआ किसके रिएक्टेंट्स आता है, किसके प्रोडक्ट्स आता है, तो उसका भी ट्रिक सिखाते हैं। तो एक ट्रिक याद दोबारा बता रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज, लो नंबर ऑफ मोल्स, कहानी खत्म हो गई। आगे हम कुछ और सीखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4x² v² ओवर a माइनस x b माइनस 3x की पावर 3 और ये केसी एक्सप्रेशन। अब ये केसी एक्सप्रेशन अगर वो दे दे, इक्वेशन तो उसने दी नहीं हुई, इक्वेशन उसने नहीं दी हुई, और पूछ रहे बताएं इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इसमें किसका क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का, या बेटा किसका इफेक्ट पूछ रहे, वॉल्यूम का। तो मैं तो आपको प्रेशर का सिखाऊंगा, वॉल्यूम का डेफिनेटली उसका उल्ट हो जाएगा। प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, केस 1 ये है, और प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या होगा। हमने कहां पर बताना है, इन दो पॉइंट्स में इन चीजों को एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है और प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या हो रहा है। ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसमें आप छोटा सा ट्रिक ये याद रखिए, अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो ऊपर वाली साइड पर है, यानी कि अबव इन एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम कहां पर है, अबव साइड पर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और अगर वॉल्यूम जो है वो लोअर साइड पर है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो उसमें वॉल्यूम का कोई फैक्टर नहीं है, वॉल्यूम वहां पर नहीं होता। जैसे मैंने यहां बताया, वॉल्यूम इसका निकालने आएंगे, उसमें प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं होता। तो बेटा अब वॉल्यूम देखिए कहां पर है, वॉल्यूम ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर है तो ये केस होगा, केस पे आ गया। अच्छा जी, अब केस क्या कह रहा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है बेटा, प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कहां जाएगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कहां होते हैं, फॉरवर्ड में होते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली वो रिवर्स में चला जाएगा।
तो देखिए आप एक छोटे से ट्रिक में कि प्रेशर इंक्रीज लोअर नंबर ऑफ मोल्स वाली कहानी में आप ये तमाम बातें इजीली सीख सकते हैं। ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, अगर वॉल्यूम ऊपर वाली साइड पर है तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रेशर के बढ़ाने से लोअर नंबर्स में जाएगा, यानी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर कहीं वॉल्यूम नीचे आ गई, जैसे एक और हम एग्जांपल बना लेते हैं, यहाँ पर देखें एग्जांपल यहाँ मेंशन करता हूँ। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रेशर के बढ़ाने से कौन सा रिवर्स होगा आपके पास, जरा या पहले इसी की एक और एमसीक्यू करवाता हूं फिर उस पे जाते हैं। ये देखें ये केसी है और इसका एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया क्या जी, एक्सप्रेशन आपके पास है a माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से बना देता हूँ, इसकी कोल्ड बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन, तो देखिए इसमें वॉल्यूम कहां पर है जी, या इसी को ऐसे कर रहे हैं आप 2x² ओवर v a माइनस एक्स b माइनस 2x व्हाटएवर जो भी है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। बताएं जी इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर कम करने से क्या होगा। सबसे पहली बात वॉल्यूम कहां पर है, नीचे है, तो ये कंडीशन होगी। प्रेशर के बढ़ाने से कहां जाएगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स। लोअर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट्स के, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। और प्रेशर डिक्रीज करने से डेफिनेटली इसका क्या होगा, उल्ट, यानी कि फॉरवर्ड होगा। यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे डिस्कस करें, तो फिर हम आगे एक और एमसीक्यू करते हैं। सर ये पहली एग्जांपल जो थी इसमें आप इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं। सर अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा किस डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी, आप प्रेशर को चेंज कर लेना, आपने वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम बढ़ाना है सर वॉल्यूम को बढ़ाना, तो प्रेशर कम वाला रिवर्स हो जाएगा। सर वैसे मतलब कंसेप्चुअली स्पीकिंग ले शेडली प्रिंसिपल से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये इफेक्ट को नलिफाई कैसे कर रहे हैं, नलिफाई कैसे कर रहे हैं हम, ये Yes, sir. हम ये देखेंगे। पहली बात तो हम वॉल्यूम बढ़ाते नहीं है, हम वॉल्यूम नहीं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने किसी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम, या प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। अब आप वॉल्यूम इंक्रीज वाली बात करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना जी सर। अच्छा अब देखो आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इन द वे प्रेशर क्या हो गया, कम। अब प्रेशर कम होने से उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हमने कर दी ना, तो सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम तो क्या है, इक्विलिब्रियम में, वो कहता है मैंने इसको चेंज होने नहीं देना, तो वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके उस इफेक्ट को नलिफाई कर रहा है। ये बेसिक इसका कांसेप्ट है। ठीक है सर, आगे सर, थैंक यू जी। ओके नो प्रॉब्लम बेटा। ओके सोहेब बच्चे करें क्वेश्चन, ताहा आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा जी, पूछें सोहेब बोले। कोई समझ नहीं क्या बोला आपने बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। जी मारिया बेटा क्वेश्चन करें आप। सर ये प्रेशर वाला पॉइंट जरा रिपीट कर देगा, ये फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जब कैसे मूव कर रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है, प्रेशर इंक्रीज लोअर नंबर ऑफ मोल्स, बस। अब मुझे बताएं कौन सा एक्सप्रेशन आपको नहीं समझ आया, फिर वो एक्सप्लेन करें। कौन सा एक्सप्रेशन, अब आपको दोबारा अनम्यूट करूं जी। सर फर्स्ट वाला, ये वाला एक्सप्रेशन। जब क्वेश्चन पूरा सुने ना मेरे साथ, जब पूरी ये बात कंप्लीट होना, फिर आपने म्यूट करना है खुद को, ठीक है। पहले प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये वाला एक्सप्रेशन आपने फर्स्ट वाला इसमें मैंने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम ऊपर है तो कौन सा कंडीशन होगी, ये वाला। ये समझ आई ये बात? यस सर। अच्छा इसको रिएक्शन ज्यादा होंगे। हाँ रिएक्शन ज्यादा होंगे। हम क्या कहते हैं, प्रेशर बढ़ाने से कहां जाता है, बोले शाबाश। तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स पे जाएगा। कहां जाएगा, लोअर पे। तो इस केस में लोअर मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट्स।
बेटा लोअर मोल्स किसके हैं देखें, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कब होते हैं, जब फॉरवर्ड जाते हैं। ओके ठीक है, आगे समझ। यस चलिए जी, अब आप म्यूट करके बैठ जाए। चले रफाकत बेटा करें क्वेश्चन आप। सर प्रैक्टिकली इसका किस तरह सवाल आएगा सर, किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे सर? ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 5 और एक क्वेश्चन और मैं आपको, ये सारे इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे आएंगे कि बताएं इसमें प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इसमें प्रेशर कम करने से क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऐसे आपसे पूछेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपकी फर्दर बातें सुनते हैं। अगर मैं ये कहूं बेटा कि मेरे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन है, लाइक मैं कुछ एक्सप्रेशन यहां पर लिखता हूं, उसमें अल्फा ऑप्शन है, हम लिखते हैं जी 4x² ओवर a माइनस एक्स b माइनस एक्स, बीटा ऑप्शन है 4x² b² ओवर चार्ली ऑप्शन है और डेल्टा ऑप्शन कोई आपने नहीं चुना। अच्छा ये चार ऑप्शन मैंने लिखी है। अब आप आपसे पूछ रहे हैं, बताएं कि इन चारों में प्रेशर की चेंज करने से किसके केस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेरी सिंपल सर ए में नहीं होगा। ए मजा आ गई ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ही नहीं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केसी पूछा जा रहा है, बाज़ दफा वो आपको इक्वेशंस लिखकर भी पूछ लेगा, तो डेफिनेट सी बात है जिनके मोल्स सेम होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, उनमें केसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा अब आपसे कोई पूछ रही है यहां पर कि बताएं किसके केस में प्रेशर के डिक्रीज करने से वो फॉरवर्ड हो रहा है, किस केस में प्रेशर के डिक्रीज करने से वो फॉरवर्ड हो रहा है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन उसके लिए होगा। ए बी सी डी मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपसे ही पूछते हैं बेटा जी बताएं जी। चार्ली ऑप्शन सर चार्ली देखते हैं जी चार्ली में देख ले जी कैसे करते हैं। वॉल्यूम फैक्टर आप कह रहे हैं जी नीचे है, अगर वॉल्यूम फैक्टर नीचे है तो लोअर नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, रिएक्टेंट्स के। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लोअर में जाएगा, तो प्रेशर कम करेंगे तो हायर में जाएगा, हायर ये वाला केस हो गया। ठीक है ना, इट मींस ये बात बिल्कुल ठीक है, आप चार्ली के लिए बात करेक्ट कह रहे हैं, प्रेशर के डिक्रीज करने से फॉरवर्ड किस केस में होगा चार्ली। ठीक हो गया बात। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। सिर्फ ये 3 पॉइंट आपके ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा ना फिर चार्ली वाला? नहीं फॉरवर्ड जाएगा। लोअर प्रेशर में बात करें, लोअर प्रेशर इंक्रीज करने से रिवर्स जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, मैं बच्चों को ये कहता हूं आपने जो भी बनाना है वो सिर्फ एक केस बनाना है। लोअर नंबर्स जो है ना वो प्रेशर इंक्रीज, लोअर नंबर्स प्रेशर इंक्रीज के लिए बना लें और प्रेशर डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा उसको, बस इतना आपने याद रखना। ठीक है, इनमें से आप बना लें प्रेशर इसके लिए बनाए, प्रेशर इंक्रीज लोअर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के रिवर्स होगा, तो उल्ट बना लें तो फॉरवर्ड। जी बच्चे किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं। एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं तो फिर आगे चलते हैं। जी क्वेश्चन है बेटा, करें क्वेश्चन। सर मैंने ये कहना था कि बीटा आंसर होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो आगे आपने जो रिलेशन लिखा है वो है कि V अबव हो तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा होंगे प्रोडक्ट्स में होगा कि बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कम होंगे और नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम है, तब प्रेशर जब कम करेंगे बीटा नहीं होगा। नहीं बीटा नहीं बनेगा बेटा। देखें बीटा वाले केस में देखने क्या होता है,
अबव है ओके ना, आगे वॉल्यूम अबव है तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड होगा, प्रेशर कम करने से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उल्टो। जी सर। अच्छा बच्चे, और कौन बच्चा क्वेश्चन करना चाह रहा है? अगर क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हेड डाउन कर दें। सर मैंने पूछना है क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, करें क्वेश्चन। सर अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है सर, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। इफेक्ट है जी। यस सर। सर यानी कि जो स्पीशी हैं वो डिफरेंट है सर, जैसे HF से H2 और F2 क्रिएट हुआ है सर। अगर यहाँ पे जस्ट वाटर की बात करें, वो लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है, तो फिर तो इफेक्ट होगा ना। इस केस में अगर आप इक्वेशन बोलें सर, इक्वेशन है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है वहाँ पे, वाटर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वाटर गैस। अच्छा सर अब यहाँ पे अगर प्रेशर को इंक्रीज करें फिर तो इफेक्ट होगा। क्यों, किस लिहाज से होगा? पहली बात तो ये है ना कि आप देखें यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, फॉर एग्जांपल दोनों के मोल्स ही सेम है, वॉल्यूम वाला फैक्टर ही नहीं होगा सर। लेकिन स्टेट तो चेंज है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये आ गया सर। ये प्रेशर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना सारा, वो तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। सर वैसे यहाँ पे अलग से इफेक्ट आप बता दें, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो नहीं ना इसका इफेक्ट है, ली शेल्टियर प्रिंसिपल तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। यस सर, ठीक है, समझ आ गई। ओके अच्छा जी बेटा, अब आगे एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम थोड़ी सी बातें और करेंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा जी, अब आप देखें जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जरा थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तो वेरी सिंपल आपको इक्वेशन देगा और कहेगा बताएं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, ये आपने देखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। पानी लाना, म्यूट कर लो खुद को। अच्छा जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा कौन सा हो सकता है? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो फॉरवर्ड होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो रिवर्स होगा। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स होगा। ये पॉइंट्स आप याद रखते हैं और वेरी सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है, ये मोस्टली बच्चों को इसका आइडिया है। जी ताहा बच्चे क्वेश्चन करें, आगे भी चलते हैं थोड़ा सा। सर जब ये कंडीशंस चेंज हो रही है, जो ले शेटलियर्स प्रिंसिपल है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अप्लाई होता है ना सर? केसी तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट? केसी कांस्टेंट, केसी सिर्फ टेम्परेचर में डिपेंड करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट जरा थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपको मल्टीपल मिल जाएंगी कि किसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, आपने पढ़ा हुआ है। डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फॉरवर्ड हो जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है वो आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे सीजियम फ्लोराइड है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो फॉरवर्ड होने की बजाय क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वो है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बेसिकली लिखा हुआ है ली शेल्टियर प्रिंसिपल पे, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ कि जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। कैटलिस्ट चेंज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, EA। कैटलिस्ट चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट चेंज करता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट चेंज करता है इक्विलिब्रियम टाइम को, कैटलिस्ट चेंज करता है इक्विलिब्रियम टाइम को, या आप इसमें पोजीशन वगैरह एंटर कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ जो आपके पास है मैकेनिज्म की उसको। अब कैटलिस्ट किसको चेंज नहीं कर सकता?
ये इसको चेंज कर सकता है और किसको चेंज नहीं कर सकता। देखें तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ये जो आपके पास प्रोडक्ट की यील्ड है ये उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये उसकी कोई स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से होती है, ठीक है ना। यील्ड जब चेंज नहीं किया तो क्या उसकी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट चेंज कर सकता है? नो, ये नंबर ऑफ मोल्स वगैरह चेंज नहीं कर सकता। या ये आपके पास जो केसी एक्सप्रेशन है उसको भी चेंज नहीं कर सकता, ना तो केसी को चेंज करेगा, ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा, ना यील्ड, ना मोल्स, ना मास, ना एंथैल्पी चेंज, कोई हीट चेंज। ये कैटलिस्ट का काम नहीं। कैटलिस्ट का काम क्या है? उसको एक न्यू पाथ प्रोवाइड करना। अगर यहां से जा रहा था तो यहां से जा रहा था, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, बस उससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम टाइम जो है वो जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। ये कैटलिस्ट का काम होता है, ये आपने बातें याद रखनी। लास्ट हमारे पास इसी में हाइड्रोजन वाला हाबर प्रोसेस वाला है, उसके कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो हमारा आज का टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाएगा। फिर आप कुछ मिनट्स में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो आखिरी बातें सुनिए बेटा, हाबर प्रोसेस में N2 है, 3H2 है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके पास क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप इसके 3 कंडीशंस पढ़ते हैं, वही हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि बताएं जी ये मैक्सिमम फॉरवर्ड कैसे होगा। कहता है इसमें प्रेशर बढ़ा तो फैक्टर तो वही है ना। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने से कहां जाएगा? लोअर नंबर ऑफ मोल्स, और लोअर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? प्रोडक्ट के। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे फिर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। इसके साथ आप इसमें पढ़ते होंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो उसकी जरूरत क्यों पेश आती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर डिक्रीज करना, कितना डिक्रीज करना है? कहता है इतना डिक्रीज मत कीजिएगा कि रिएक्शन इतना पैसिव हो जाए, इतना पैसिव हो जाए कि कंप्लीट ही ना हो। तो फिर आप क्या करते हैं? एक मॉडरेट वैल्यू रखते हैं और उस मॉडरेट वैल्यू पे आप एक कैटलिस्ट यूज करते हैं और उसको आप परस्यूट करवा देते हैं, ठीक है। तो टेंपरेचर भी एक मॉडरेट वैल्यू तक रखते हैं। लाइक यहाँ पर जो कंडीशन है उनमें 400 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होगा। ये पॉइंट्स आप याद रखने, 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये आपने प्रेशर की रेंज भी याद रखनी है। फिर इसमें आयरन एम्बेड किया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये आप तमाम कैटलिस्ट के अंदर याद रखेंगे। इनको आप एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। रिमेनिंग कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन में आप इसमें ऐड अप कर रहे हैं बेटा कि कितने परसेंट बाय वॉल्यूम होता है? 35% होता है। 110 मिलियन टन इसकी पर एनम जो है वो हमारे पास है, प्रोडक्शन है। 80% अमोनिया यूज करते हैं फॉर द फर्टिलाइजर्स और 13% फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये आप वैल्यूज याद रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कोई तो मुझसे कर लें। ये यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। जी बच्चे, निदा अनवर, नूर मुसा और इसान अहमद क्वेश्चन करें बेटा। सर अगर हमें उसने कहा हो कि जो अमोनिया की मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें चाहिए और टेम्परेचर वो हमें कि हमें 400, हम उस वक्त हम पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखेंगे या फिर टेम्परेचर को हम कहेंगे कम करना है ताकि हमें मैक्सिमम की अगर वो बात करें तो कम। देखो अगर वो टेम्परेचर रेंज पूछ रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी तो डेफिनेटली फिर 400 पुट करेंगे। नहीं सर वो ये अगर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो है अमोनिया वो प्रोड्यूस कब होगी, वो अब हमने पढ़ा नीचे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग के टेम्परेचर को डिक्रीज करके होगी, लेकिन नीचे अगर वो ऑप्टिमम कंडीशन में लिख रहा है तो वो 400 पे लिख रहा है। तो फिर हम इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर लगाएंगे? एक तरफ हमारे लिखा हो कि डिक्रीज टेम्परेचर है, एक तरफ ये टेम्परेचर। जब आप अमोनिया की बात कर रहे हैं ना, अमोनिया की बात, ली शेक्सपियर कहता है जस्ट टेम्परेचर कम करना है। अब कितना कम करना है ये बातें आगे फर्दर हम देखते हैं, उसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, ठीक है। तो फिर आप डेफिनेटली ऑप्टिमम कंडीशन वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम जो कंडीशन है उस पे मैक्सिमम यील्ड होगी ना? एग्जैक्टली उसको ऑप्टिमम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है,
जो हम सर टेम्परेचर ये डिक्रीज जो कर आपने देते हैं, लास्ट पॉइंट बताया एक मिनट पहले एक बच्चे का क्वेश्चन कंप्लीट होने दे। जी ये साथ बोले। जो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो फिर ऑप्टिमम कंडीशन नहीं होगी ना। क्यों? देखें टेम्परेचर डिक्रीज करने से मैंने अभी क्या बोला, टेम्परेचर इतना कम नहीं करना। देखें 400 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर कम है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कम ही है, ठीक है। एक खास रेंज में रखना है, इतना कम नहीं करना कि मॉलिक्यूलर मोशन ही सीज हो जाए, मॉलिक्यूल कोलाइड ना कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी कोई ना हो तो फायदा। तो इसलिए फिर हम एक खास रेंज में रखते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पर मैक्सिमम हीट आपको मिल रही है। अच्छा जी बच्चे अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो आपने लास्ट पॉइंट बताया है कि 35% बाय वॉल्यूम वाला, और ये जो है ये आप प्लीज बोर्ड में लिख दें। ओके आपका बुक नहीं है 35% वॉल्यूम 1 मिलियन टन जो है वो इसकी पर एनम है, 35% बाय वॉल्यूम है 110 मिलियन टन पर एनम है। और फर्दर इसमें जो है वो आपके पास 80% जो अमोनिया है वो यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर्स में, 13% जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसमें और भी सवाल बन सकते हैं, तो बताएं इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी अमोनिया में? NH3 में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? आप यही में बताएं कि इसमें परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितनी होगी? ये अपनी असाइनमेंट रखें जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। सर कैटलिस्ट का जो है एंट्रोपी पे कोई फर्क होता है? एंट्रोपी पे एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं ना? जी सर। यानी एंट्रोपी चेंज होने के लिहाज से हाँ उसको चेंज कर सकता है, इफेक्टिव कोलिजन चेंज हो जाएगी जी। और क्वेश्चन बेटा करें सर। हाँ सर जो है फाइबर प्रोसेस में आपने बताया कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे, तो इट मींस दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे। हाँ मैंने ये कब बोला? प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे। और नहीं बेटा ये नहीं लिखा, ये मैंने ऊपर वाली ये बात की है कि इसमें इक्वेशन में ये है, ये इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के देखिए 1 और 3 कितने हैं, 4 मोल इसके 2 मोल इसके, ये मैंने वो रिएक्शन की कंडीशन लिखी। नहीं सर मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ, उसी की बात कर रही हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे जी। ओके ये तीनों कंडीशन मैंने फॉरवर्ड के लिए लिखी। अच्छा जी बच्चे करें जी। नूरुन्निसा सुमैया वकार बेटा करें क्वेश्चन। So I just wanted to ask, what is the 400, 200 to 300 ATM? What is this? I wasn't paying attention. 400 degree Celsius is the temperature, beta, and 200, 300 atmospheric is the pressure. Okay, and that's the pressure for the elements that you gave under? The Fe and MgO, L2. These are the catalysts. Okay. Oh, okay. ये देखिए pressure, temperature and catalyst. Pressure, 200, 300, temperature and catalyst. And these are the activators. Activators are the catalyst which activate the catalyst. Okay. यानी इसको हम catalyst of catalyst भी बोलते हैं, ठीक है? Okay, so you have substances that activate the catalyst as well. Yes, definitely. So a catalyst can only function if you have the activators? Catalyst can only function if you have the activators like MgO, Al2, O3 and stuff like that. Okay, basically होता है क्या है देखो, अब ये आया ना इसमें बात वही होता है कि ये इसको उस एक्सटेंट तक नहीं मूव कर सकता, तो फिर हम इसके लिए एक्टिवेटर्स भी यूज करते हैं। बात अभी हम इनको भी पढ़ेंगे, कुछ पॉइजन्स भी होते हैं, लाइक इसी केस के अंदर अगर देखें कार्बो मोनो एज ए पॉइजन भी यूज होती है, तो और भी इसमें काफी चीजें होती हैं, तो वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी स्टडी करेंगे। जी बेटा अबू हुरैरा करेक्शन। सर आपने किसी एक्सप्रेशन में बताया था कि वॉल्यूम ऊपर हो तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम नीचे हो तो प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, तो सर अगर वॉल्यूम ही ना गिवन हो एक्सप्रेशन तो बेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। अच्छा
ओके जी सारा बेटा क्वेश्चन करें। सर आपने कहा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एलएमएस पे उन्होंने बताया था कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो वो टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम उसकी डायरेक्शन हो। तो दोबारा बोलें जरा। सर आपने कहा है ना कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने उसमें ये बोला कि ली शेट्टियर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे वहां पर एज सच, तो वो बेसिकली तो फिजिकल में आ रहा है ना। मैंने जो क्वेश्चंस कोड की हुई थी वो सारी की सारी केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थी। अब जी जी तो सर अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की आ जाए इक्वेशन तो फिर क्या करेंगे? देखिए जैसे अभी एक मेरे पास एमसीक्यू है जी, आइस है और वाटर में जा रहा है, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जी आइस से वाटर में जा रहा है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो बताएं जी ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, बैक है, कैसे मूव करेगा? तो डेफिनेटली फॉरवर्ड। तो ये किस पे बेस कर रहा है? यहाँ पर भी ली शेट्टियर प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, ठीक है। लेकिन हम उनके लिए ना जो कांस्टेंट केसी एक्सप्रेशन है ना वो नहीं निकाल पाते, ठीक है, बस ये बात उसमें थी। और बाकी तो जी और किसी का क्वेश्चन? सर एक्सोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट स्टेबल होगी या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा? एक्सो थर्मिक रिएक्शन के लिए इनके लिए दो डायग्राम्स बनती हैं, हमने अभी वो भी पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको और भी इसमें बड़ी बातें बताऊंगा। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। तो कौन मोर स्टेबल है? जिसकी एनर्जी कम है, यानी कि रिएक्टेंट्स, ठीक है। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ऊपर से नीचे को आएगा, ये आपके प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है। कौन ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट। ओके तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, काफी पॉइंट्स इसके बारे में और क्लियर करेंगे। यस सर। और सर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है आपने सर हैबर्स प्रोसेस में, हाँ जी सर प्रोडक्ट कम हुई है, सर यहाँ पे ये प्रेशर के इंक्रीज करने से कम हुई है या ये शो करे कि फॉरवर्ड है रिएक्शन? ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर आप कंटीन्यूअसली अमोनिया को रिमूव कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर, थैंक यू। ओके अब इंशाल्लाह कल बेटा यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।